हेलो एवरीवन। एनिमेशन एग्रीगेट के 2024 के सबसे पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोकटिन को टेक्सचर करेंगे एंड देन हम इसको रेंडर करेंगे। ओके, सो अगर आपने कोकटिन के मॉडल का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। ओके, सो अब अगर इसके टेक्सचरिंग की बात करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूवी मैपिंग यहाँ नहीं करने वाले। अगर आपको यूवी मैपिंग एंड टेक्सचरिंग बेसिक्स के बारे में जानना है तो आप नीचे जो लिंक दिया हुआ है टेक्सचरिंग बेसिक्स का, वहाँ जाकर ओके। सो यहाँ पे है ना, हम बहुत ही सिंपल मेथड्स यूज़ करने वाले हैं। एंड सिंपल मेथड्स मैं यहाँ पे देखो दो मटेरियल्स हमें यूज़ करने हैं। एक मटेरियल रहेगा क्रोम का जो यहाँ पे इसके कैप में आएगा एंड बेस में आएगा, और एक मटेरियल रहेगा जो हमें मेटालिक पेंट की तरह क्रिएट करना है जो इसके लेबल का रहेगा यहाँ पे बॉडी पे। ओके, सो मुझे दो मटेरियल देने हैं। आइदर हम फेसेस सिलेक्ट करके एक ही ऑब्जेक्ट पे दो डिफरेंट मटेरियल्स दे सकते हैं, या फिर अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है, तो मैं यहाँ पे इस एज से देखो, यहाँ पे मुझे एज पता है जहाँ से ये मटेरियल स्विच होगा। तो ये एक एज है, इसको अगर मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से डिटैच कॉम्पोनेंट्स कर देते हैं, तो ये कॉम्पोनेंट्स वहाँ से डिटैच हो गए। और सेम मुझे बॉटम में भी यहाँ पे देखो, ये जो एज है, इस एज से जितने भी इस एज के नीचे जितना भी सरफेस है वो हमारा क्रोम रहेगा, तो उसे भी मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके डिटैच कर देता हूँ। तो अभी ये दोनों डिटैच हो गए। इसको ऑब्जेक्ट मोड में लेते हैं। अब ये सिंगल नोड में है तो इनका नोड हम चेंज कर देते हैं। सो इसको सेपरेट कर देंगे। ओके, ये सेपरेट हो गया और ये मटेरियल्स भी सेपरेट हो गए। अब इनको हम कर देंगे कंबाइन, क्योंकि ये जो है ना, ये एक ही मटेरियल रहेगा। सो मैश में से कर लेता हूँ मैं कंबाइन। ओके, सो यहाँ पे अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है और इन दोनों को मुझे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स देने हैं। सबसे पहले तो एडिट में आएंगे, डिलीट ऑल बाय टाइप एंड हिस्ट्री। ओके, दोनों का हिस्ट्री डिलीट कर दिया। अब इसको राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल करेंगे। असाइन न्यू मटेरियल्स में हम अर्नोल्ड मटेरियल्स यूज करने वाले हैं और अर्नोल्ड रेंडरिंग मेथड्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे शेडर्स में आते हैं, यहाँ से ए आई स्टैंडर्ड सरफेस को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ना, ए आई स्टैंडर्ड सरफेस में मुझे कलर जो है, यहाँ पे आपको जो कलर चाहिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ कलर नहीं चाहिए। सिंपली मैं एक फाइल टेक्सचर यूज़ कर रहा हूँ, फाइल नोड। एंड अगर आपको कोकटेन या फिर पेप्सी का कैन अगर आप मॉडल कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई टेक्सचर चाहिए, तो आप ईजिली गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ कोक टेक्सचर या पेप्सी टेक्सचर आपको वहाँ पे लिखना होगा। ओके, सो यहाँ सोर्स इमेजेस में से ये रहा कोक का लेबल। ओके, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ एंड ये ओपन हो गया। अब ये हमारा व्यू पोर्ट पे दिखाई नहीं दे रहा है। उसका रीज़न है, यहाँ पे जो हार्डवेयर टेक्सचरिंग होता है ना, वो बंद है। हमें हार्डवेयर टेक्सचर को सबसे पहले तो ऑन करना होगा। पैनल टूल बार में अगर देखते तो यहाँ पर देखो, ये हार्डवेयर टेक्सचर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, या फिर कीबोर्ड पे अगर मैं 6 प्रेस करता हूँ तो हमें टेक्सचर यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, सो अब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा वियर्ड दिखाई दे रहा है, मेस्ड अप हुए जैसा। तो हम, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये बेसिक सिलेंड्रिकल शेप है। यूवी में आके अगर मैं यहाँ से सिलेंड्रिकल मैपिंग इस पर कर देता हूँ, और सिलेंड्रिकल मैपिंग करने के बाद अगर मैं ये जो है इसे अगर मैं क्लोज कर दूँ इधर, ओके, तो ये टेक्सचर यहाँ पे प्रॉपरली रैप हो जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मैं यूवी एडिटर में आके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो यूवीज थे, ये यूवीज इनिशियली कुछ यहाँ तक थे। ओके, तो उस वजह से जो 0 to 1 स्पेस में हमारा टेक्सचर का इमेज है, वो इमेज इतने ही यूवीज पे आ रहा था, राइट। तो मैंने जब इसको पकड़ के यहाँ पे क्लोज किया तो यूवी स्केल हो गए और 0 to 1 स्पेस में आके फिक्स हो गए। तो उस वजह से यहाँ पे हमें जो मटेरियल चाहिए था वो मटेरियल प्रॉपरली रैप हो गया हमारे ऑब्जेक्ट पे। ओके, सो इसको ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड यूवी एडिटर को बंद कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे भी एक नया मटेरियल दे देंगे। सेम मटेरियल यूज करना है हमें। ओके, ये है स्टैंडर्ड सरफेस एंड यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे मेटलनेस देना है। ओके, एंड मुझे यहाँ पे कलर डार्क रखना है। ओके, तो दो चीज़ें तो मैंने कर ली। यहाँ पे भी मुझे ऑब्वियसली मेटलनेस देना होगा। यहाँ से इसका हिस्ट्री क्यों डिलीट नहीं हुआ जब मैंने डिलीट ऑल बाय टाइप किया था। सो इसमें भी मैं मेटलनेस दे रहा हूँ। ओके, एंड इसमें तो ऑलरेडी हमने इमेज दिया है तो कलर में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो बेसिक मटेरियल्स हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब अगर इन मटेरियल्स का एग्जैक्ट फील हमें क्रिएट करना है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे लाइट्स क्रिएट कर देंगे। उसके बगैर हमें एग्जैक्ट इसका जो मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ है वो पता नहीं चलेगी। सो यहाँ हम 3 पॉइंट लाइटिंग
सेटअप क्रिएट करेंगे और 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप करने के बाद फिर हम एक ग्लोबल इमेज लेंगे, इमेज बेस्ड लाइटिंग, एंड देन कंप्लीट सीन में डिफ्यूज लाइट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप क्रिएट करने से पहले ना मैं यहाँ पे एक इन्फिनिटी प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ। इन्फिनिटी प्लेन क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। एक प्लेन हमें लेना है, उस प्लेन को हम स्केल कर लेंगे। ओके, और इस प्लेन को स्केल करने के बाद इसके जो डिविजन्स है, इन डिविजन्स को हम कर देंगे 1। और इस एज को, ये जो इसका जेड एक्स पीछे का एज है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको एक्सट्रूड करता हूँ मैं ऊपर की तरफ और इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। ओके, इस एंगल में देखो। अब इसको अगर मैं वापस एक्सट्रूड कर लूँ ऊपर, और अगर अब हम इसको स्केल करते हैं या सॉरी स्मूथ करते हैं, तो ये इनफाइनाइट बैकग्राउंड हमें मिलेगा। ओके, इसको स्केल कर रहा हूँ मैं। बैकग्राउंड मैंने क्रिएट कर लिया है। अब ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता है। अब यहाँ पे सेकेंड थिंग जो मुझे करनी है वो है कि मुझे यहाँ पे कैमरा एंगल डिफाइन करना है। ओके, कैमरा एंगल डिफाइन करना होगा और उसके बाद उस कैमरा एंगल को ध्यान में रखकर हम यहाँ पे लाइटिंग सेटअप क्रिएट करेंगे। ओके, सो कैमरा क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ क्रिएट में आ रहा हूँ, कैमराज में आते हैं और यहाँ से कैमरा क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब मुझे यहाँ फ्रंट व्यू में आके या साइड व्यू में आके अगर मैं यहाँ पैनल्स में से लुक थ्रू सिलेक्टेड ले लूँ, ओके, तो ये जो कैमरा है इसके थ्रू अब हम देख रहे हैं। अब यहाँ सबसे पहली चीज़ आप नोटिस कर लो कि ये जो है ये थोड़ा सा फिश आई दे रहा है। वाइड एंगल की वजह से यहाँ पे लेंस डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रहा है। ये लेंस डिस्टॉर्शन हमें यहाँ पे फिक्स करना होगा पहले। ओके, तो मैं यहाँ इसको पहले पीछे की तरफ कर रहा हूँ और यहाँ है ना मुझे एक और चीज़ पता चल रही है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा थोड़ा सा टिन इसके नीचे गया हुआ है। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ। ओके, सो अब ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं पीछे लूँगा और इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे मेरा कैन मिले। अब यहाँ पे भी पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें लेंस डिस्टॉर्शन आ रहा है। ओके, अब इतना ज़्यादा लेंस डिस्टॉर्शन रहेगा तो वो प्रोडक्ट रियलिस्टिक नहीं दिखेगा। हमेशा एक बात याद रखनी होगी कि जब भी हम प्रोडक्ट विजुअलाइजेशंस करते हैं या फिर प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं तो हम उसे 90 mm प्राइम लेंस से शूट करना पसंद करते हैं या फिर 90 mm माइक्रो लेंस से उसे हम शूट करते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है चॉइसेस पे कि आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हो और किस एंगल में या फिर किस फोकल लेंथ पे जा रहे हो। लेकिन एक बात तो 110% होती है कि हमें उसमें लेंस डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए होता है। ओके, सो यहाँ पे अगर हमने कैमरा क्रिएट किया है तो ऑब्वियसली कैमरा पे फोकल लेंथ भी होगा, ये रहा। ओके, और इस फोकल लेंथ को अगर मैं 90 mm कर दूँ तो वो जो डिस्टॉर्शन है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अब फोकल लेंथ 90 mm हो गया है तो हमें कैमरा को थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करना होगा। तो मैं इस कैमरा को पीछे की तरफ मूव कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा कैमरा और इसका जो एंगल है वो नीचे की तरफ चाहिए या ऊपर की तरफ चाहिए और थोड़ा सा ये आप डिफाइन कर सकते हो। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ लेता हूँ और हेड स्पेस इसका इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो हमें ये एक हीरो शॉट यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो ये रहा मेरा कैमरा एंगल और इस कैमरा एंगल में मैं इस ऑब्जेक्ट को रेंडर करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे 6 प्रेस करना होगा मेरे कीबोर्ड्स पे, तब जाके मुझे यहाँ पे टेक्सचर्स दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये कोक जो है ये थोड़ा सा मुझे राइट साइड में रोटेट दिख रहा है। ओके, तो मैं इसको फ्रंट फेसिंग रखना चाहूँगा तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ ताकि ये फ्रंट में आ जाए, मिडल में आ जाए। ओके, सो अप्रॉक्स ठीक है। तो मैं अब यहाँ से पर्सपेक्टिव में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे है ना यही कैमरा एंगल मेरा फाइनल कैमरा एंगल है। तो अब है ना इसको सबसे पहले तो बुक मार्क कर लो, आइदर कैमरा एंगल बुक मार्क कर लो या फिर इस कैमरा की जो प्रॉपर्टीज़ है जो ट्रांसलेट चैनल्स है उनको लॉक कर लो। बुक मार्क करना कभी भी बेटर होता है। तो व्यू में आके यहाँ से आप बुक मार्क क्रिएट कर सकते हो एडिट बुक मार्क में जाके, या फिर अगर पैनल टूल बार पे दिखते हैं। हाँ, अब एक और बात ध्यान रखनी होगी, अगर आपने कैमरा क्रिएट किया है तो आपको उसी के व्यू में रहना होगा। ओके, अदरवाइज अगर आप पर्सपेक्टिव में इसको बुक मार्क कर दोगे तो वो पर्सपेक्टिव का कैमरा एंगल बुक मार्क हो जाएगा। तो मुझे कैमरा व्यू पोर्ट में रहना है एंड यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर देना है, क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखो बुक मार्क हो गया। अब क्या, अब अगर मैं यहाँ से कहीं भी चले जाऊँ और इधर आ जाऊँ तो ऑब्वियसली मुझे मेरा कैमरा एंगल मिल जाएगा, बुक मार्क मिल जाएगा। ओके, सो सिंपल है, बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर।
सो इतना हमने यहाँ पे सेटअप क्रिएट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे 3 पॉइंट लाइटिंग क्रिएट करनी है। अब 3 पॉइंट लाइटिंग से हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हमें 3 लाइट क्रिएट करनी है। एक रहेगा हमारा की लाइट, जो मेन लाइट रहेगा हमारा, ओके। सेकंड लाइट हम जो क्रिएट करेंगे वो रहेगा फिल, और थर्ड रहेगा रीम। रीम जो रहेगा वो बैकग्राउंड से सेपरेट कर देगा हमारे सब्जेक्ट को। फिल जो रहेगा, जो डार्क पार्ट है उसे कवर करेगा, ओके। सो ये 3 लाइट्स हम यहाँ पे पहले सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो इस सीन में ना हम अर्नोल्ड लाइट्स यूज़ करने वाले हैं, क्लासिक माया लाइट्स यूज़ नहीं करने वाले। अगर आप क्लासिक लाइट्स यूज़ करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्रिएट में आते हैं तो यहाँ पे लाइट्स होते हैं। बस एक बात ध्यान में रखनी होगी आपको, यहाँ से इन लाइट्स में है ना एम्बिएंट लाइट एंड वॉल्यूम लाइट, ये 2 लाइट्स है जो अर्नोल्ड में सपोर्ट नहीं करते, तो रिमेनिंग लाइट्स आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस सिचुएशन में मैं अर्नोल्ड में आ रहा हूँ, अर्नोल्ड की जो लाइट्स है वो यूज़ करेंगे। सो अर्नोल्ड की हिस्ट्री के बारे में हम नेक्स्ट किसी लेसन में डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी। सो इस वक्त हम सिर्फ बेसिक के बारे में, बेसिक किस तरह से रेंडरिंग करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं आज, ओके। सो अगर आपको अर्नोल्ड रेंडर की हिस्ट्री जाननी है कि किस तरह से ये डेवलप हुआ, तो उसके लिए मुझे कमेंट करें नीचे, ओके। सो यहाँ पे लाइट्स में आते हैं एंड एरिया लाइट क्रिएट कर लेते हैं। अब एरिया लाइट क्रिएट करने के बाद मुझे इस लाइट को लुक थ्रू करना होगा पहले तो, ओके। लुक थ्रू सिलेक्टेड। अब यहाँ पे ये लाइट है, इस लाइट को मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ, ओके। और इसको पीछे की तरफ मूव करने के बाद मैं इस लाइट को थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। इसलिए स्केल कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जो शैडोज़ है ना, शैडोज़ मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए। हमेशा एक बात याद रखनी होगी, जितना छोटा लाइट सोर्स हम यूज़ करते हैं उतनी ही ज़्यादा शार्प उसकी शैडोज़ क्रिएट होती है। और अगर आपको सॉफ्ट शैडोज़ क्रिएट करनी है तो आपको उस लाइट सोर्स को थोड़ा सा स्केल करना होगा, ओके। अब सेकेंड थिंग, मुझे यहाँ पर है ना 7 प्रेस करना है मेरे कीबोर्ड पे लाइट्स को ऑन करने के लिए। अब जैसे ही मैंने 7 प्रेस किया, मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर मुझे किसी भी तरह का लाइट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो लाइट का फॉल ऑफ है ना, वो यहाँ तक फॉल ऑफ है, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। सो यहाँ तक अगर हमें लाइट को पहुँचाना है तो ऑब्वियसली हमें इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको लाइट को नाम दे देता हूँ, की लाइट, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो, ओके। और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आ रहा हूँ एंड एट्रीब्यूट्स में आके यहाँ पे इंटेंसिटी होती है एंड यहाँ पे एक्सपोजर होता है। तो यहाँ पे एक्सपोजर की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर इसको मैं 2 करता हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा है, अगर मैं 10 कर दूँ तो यहाँ पे मुझे लाइट दिखाई दे रहा है, ओके। सो थोड़ा सा और इंटेंस में इसको कर रहा हूँ 12। अब इसको 12 यूनिट्स वैल्यू देने के बाद यहाँ पे नीचे अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे यूज़ कलर टेम्परेचर है। अगर हमें कलर टेम्परेचर इसमें यूज़ करना है, अगर कोई प्रॉपर कलर अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से कलर ले सकते हैं। अगर हमें उस कलर में कोई इमेज यूज़ करनी है तो जिस तरह से हमने टेक्सचर अप्लाई किया सेम वे में हम यहाँ पे इमेज अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं टेम्परेचर पे ऑन करता हूँ तो ये जो 6500 केल्विन का वैल्यू है, ये एक्चुअली हमें वाइट पॉइंट देता है। और अगर मैं इसके नीचे जाता हूँ तो ये मुझे वार्म कलर्स देगा, और इसके ऊपर में जाता हूँ तो ये मुझे कूल कलर्स देगा। तो ये डिफाइन करना होगा हमें कि हमें कूल चाहिए या फिर वार्म चाहिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कूल कर लिया है एंड यहाँ पे एक और मटेरियल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बेसिक लैम्बर्ट दे रहा हूँ मैं इस वक्त, जो हमारा बैकग्राउंड है उसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और मुझे बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट यहाँ से बैकग्राउंड से नहीं करवाना है, राइट। सो यहाँ पे सरफेस मटेरियल में आ जाएंगे माया के एंड यहाँ से लैम्बर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही मैंने लैम्बर्ट क्रिएट किया, इसका जो मटेरियल है मैं कर देता हूँ डार्क, ओके। तो अब हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है। अब मुझे इस लाइट को थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करता हूँ, तो ये मेरा की लाइट है, ये सेक्शन मेरा कवर हुआ, लेकिन ये जो एरिया है ये अभी भी डार्क है। तो इसको फिल करने के लिए ऑब्वियसली हमें एक और लाइट क्रिएट करना होगा, जो रहेगा हमारा फिल लाइट। तो यहाँ मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर आपको चाहिए तो आप इसको और इंटेंस कर सकते हैं, तो मैं इसको 14 यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ओके। अब उसके बाद इसी लाइट को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ क्विकली एंड इसे मैं लुक थ्रू सिलेक्टेड करता हूँ, ओके। एंड मुझे पता है कि मुझे इसको इस तरफ रखना है ना। तो मैंने इसको इस एंगल में रख लिया। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ये जो फील लाइट होता है ना, इसकी इंटेंसिटी यूजुअली कम होती है कंपैरेटिवली की लाइट के, ओके। सो क्योंकि ये शैडो को फील कर रहा है, मतलब ये बाउंस होके ऑब्जेक्ट पे आ रहा है। तो अगर ये बाउंस होके आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे
इसको मैंने 10 कर दिया है और अभी भी मुझे यहाँ पे फील मिल रहा है। सो ये दो लाइट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और इसका जो ओके इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने थोड़ा सा वार्म कलर के तरफ ले लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं रेंडर करके देखता हूँ, ओके मैं रेंडर व्यू में आ रहा हूँ अर्नोल्ड के, इसको ओपन करते हैं एंड इसको रेंडर करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा कूल हो चुका है और मुझे इतना ज़्यादा कूल नहीं चाहिए। अगर और अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि लाइट की जो शैडोज़ है वो सॉफ्ट क्रिएट होती है, तो यहाँ पे देखो सॉफ्ट इफेक्ट हमें मिल रहा है लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है ना। ये नॉइज़ भी हमें कंट्रोल करना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ इसको एंड इसमें जो कूल हमने ऐड किया है वो कूल को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ एंड इसका जो वार्मथ है इसको मैं 12 यूनिट्स कर देता हूँ एंड इसका जो वार्मथ हमने यूज़ किया है वो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे वहाँ पे, क्यों देखते हैं। हाँ अब दिखाई दे रहा है लेकिन वो बहुत वैल्यू मुझे उसमें ऐड करनी पड़ी। सो इतनी ज़्यादा वैल्यू भी मुझे नहीं चाहिए। सो मैं अराउंड 2800 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और ये काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे देखने के लिए इस वक्त। ओके सो ये हमारा एक बेसिक सा 2 पॉइंट लाइटिंग सेटअप हमने क्रिएट किया है। इसमें एक की लाइट हमने क्रिएट किया और एक फील लाइट हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पे मुझे एक और लाइट चाहिए जो मेरा सब्जेक्ट बैकग्राउंड से सेपरेट करेगा, राइट। तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज करते हैं। इसी फील लाइट को मैं वापस एक बार डुप्लीकेट कर रहा हूँ एंड इसको मैं लुक थ्रू सिलेक्टेड कर रहा हूँ एंड लुक थ्रू सिलेक्टेड करने के बाद मैं इसको पीछे की तरफ लेके जाता हूँ ऑब्जेक्ट के। ओके तो यहाँ पे देखो ये जो एज हमें दिखाई दे रहा है, ये एज एक्चुअली हमें हेल्प करेगा सब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए बैकग्राउंड से। देखो यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे एक स्लाइटली वही लाइट यहाँ से पास हो रहा है तो वहाँ दिख रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा और कम हो जाए। ओके तो यहाँ पे अगर अब हम देखते हैं तो यहाँ एक हल्का सा स्लाइटली एज दिखाई दे रहा है और ये एज काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ। ओके चलेगा। अब अगर देखते हैं तो ये एक हल्का सा एज मुझे यहाँ पे दे रहा है, मैं इसको थोड़ा और पीछे की तरफ ले सकता हूँ। ओके अब एक और चीज़ है जो मुझे यहाँ ध्यान रखनी होगी, वो ये है कि ये जो लाइट है ये लाइट शैडो कास्ट ना करे। ओके तो इसको मैं पहले तो सेट कर लेता हूँ उस लाइट इधर करके और थोड़ा। ओके सो यहाँ पे हमें दोनों तरफ ये रिम दिखाई दे रहा है और मैं सेटिस्फाइड हूँ इस रिम के साथ, बट मुझे इसका शैडो कास्टिंग नहीं चाहिए। तो मैं इस लाइट को सिलेक्ट करके ही हूँ और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है कास्ट शैडो का, इसे अगर मैं ऑफ कर दूँ तो इस लाइट की शैडोज यहाँ पे कास्ट नहीं होगी, ये सिर्फ हमें यहाँ पे लाइट देगा। ओके और इसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ कूल की तरफ। ओके एंड इसकी इंटेंसिटी को मैं थोड़ा 10 की तरफ लेके जाता हूँ, थोड़ा लो रखते हैं इस लाइट को। ओके सो यहाँ पे हमने एक बेसिक सा 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें मटेरियल्स पे ध्यान देना होगा। ओके तो लाइटिंग सेटअप हो चुका है। अब अगर मैं मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ तो ये हमारा फर्स्ट मटेरियल है और यहाँ पे हमने इसमें मेटलनेस दिया हुआ है 0.8 अराउंड और इसमें डिफ्यूज़ है 0.2%, सॉरी रफनेस है 0.2%। अब ये जो रफनेस है ना उसकी वजह से ये जो ब्लरी बैकग्राउंड से ब्लरी जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं उसका रीज़न है ये रफनेस। अगर मैं इस रफनेस को ज़ीरो कर देता हूँ और अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट शार्प रिफ्लेक्शंस हमें मिलेंगे। और यहाँ पे आप अगर कोक 3 को ऑब्जर्व करोगे ना तो वहाँ पे शार्प रिफ्लेक्शंस नहीं होते, उसमें मेटालिक होता है लेकिन थोड़ा सा स्मूथनेस भी होता है। तो अराउंड 0.3 हम यहाँ पे इसमें रफनेस दे सकते हैं। ओके सो अब ये जो रिफ्लेक्शंस है ये हो गए ब्लर। अब ये एक्चुअली स्पेक्युलर में हुए
रिफ्लेक्शंस को हमने ब्लर किया है। अगर मुझे डिफ्यूज में थोड़ा सा रफनेस चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे है डिफ्यूज रफनेस, तो हम इसको 0.1 कर देंगे। तो स्लाइटली डिफ्यूज की वैल्यूज में भी रफनेस आएगा और वो जो मेटालिक फील है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। मैं थोड़ा सा मेटालिक और इंक्रीज कर रहा हूँ 0.9 के पास। तो अब आपको पता चलेगा कि ये जो मटेरियल है ये मुझे एग्जैक्टली कार पेंट या फिर वो जो पेंटेड मटेरियल्स होते हैं उसके तरफ लेके जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने एक मटेरियल सेट कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 0.05 होना चाहिए और ये 0.85 होना चाहिए। ओके, तो हम इसको कम कर देंगे और यहाँ पे इसको मैं 0.25 कर देता हूँ। ओके, सो ये वैल्यूज को मैंने थोड़ा सा राउंड कर लिया और थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया। तो अब यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शंस मिल रहा है। सेकेंड जो हमारा मटेरियल है वो ये वाला है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली इसका कलर हमें डार्क करना है, क्योंकि ये ब्राइट की तरफ जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो उतना ज़्यादा लाइट हमें रिफ्लेक्ट नहीं करना, हमें बहुत स्लाइट अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट करवाना है। और इसमें क्रोम मटेरियल है लेकिन इसमें भी ब्लरीनेस होता है, और इसमें ब्लरीनेस मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा होता है मेटालिक में, अगर आप कवर देखोगे उसका लीड देखोगे उसका तो। ओके, सो 0.3 मैंने रखा और इसमें कोई भी डिफ्यूज रफनेस में नहीं रख रहा हूँ। ओके, सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे सेट कर लिए और इन प्रॉपर्टीज के साथ और 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप के साथ मैं यहाँ पर सेटिस्फाइड हूँ। अब एक और लाइट मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है जो ओवरऑल सीन में डिफ्यूज क्रिएट करेगा और मेरे ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शंस भी देगा। ओके, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट का जो रेंडर है वो और ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक हाई क्वालिटी की तरफ जाएगा। ये दिखने के लिए अभी भी सही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसमें हमें और काम करना होगा। ओके, सो मैं इस रेंडर को पॉज कर रहा हूँ एंड इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। सो मुझे स्काईडोम लाइट क्रिएट करना है। स्काईडोम लाइट क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली मैं वापस एक बार अर्नोल्ड्स में आ रहा हूँ एंड अर्नोल्ड्स में आने के बाद यहाँ पे लाइट्स है और यहाँ है स्काईडोम लाइट। ओके, अब यहाँ आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, आइदर जो भी कलर आप यहाँ पे दोगे वो कलर का लाइट यहाँ पे ऑब्वियसली हमें इमिट करते हुए मिलेगा स्काईडोम। ओके, तो मैं यहाँ से एक्चुअली इमेज यूज़ करूँगा और 90% ऑफ द टाइम हम इमेज यूज़ करते हैं और हाई क्वालिटी इमेज यूज़ करते हैं। ओके, HDRI इमेजेस यूज़ करते हैं। अगर आपके पास HDRI नहीं है तो HDRI हेवन करके एक वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप फ्री कोई भी HDRI इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है। ओके, सो वहाँ से मैंने कुछ रेफरेंसेस डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो वही हम यहाँ पे आज यूज़ करेंगे। सो ये वाला है, ये सॉरी, ये क्रिसमस फोटो स्टूडियो 4K का जो EXR फाइल है उसे मैं यूज़ करने वाला और इसमें कई सारी लाइट इन्फॉर्मेशंस है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये इमेज यहाँ पर अप्लाई हो गया है और जैसे ही मैंने इसको अप्लाई कर ओपन कर लिया ना, यहाँ आपको पता चल जाएगा कि इसको अगर हम सेव करते हैं एंड इसको वापस एक बार एंटर करते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा बैकग्राउंड है उसमें हमें एक लाइट इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे है ना, मुझे सबसे पहले तो जो हमारा बैकग्राउंड कलर है उसे और थोड़ा सा डार्क करना है, क्योंकि वो अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कलर इमिट कर रहा है और मुझे उसको डार्क की तरफ लेके जाना है। ओके, सो यहाँ पे ये ओवरऑल जो डिफ्यूज मुझे चाहिए लाइट वो तो प्रॉपरली मिल गया है। मैं इसको पॉज कर रहा हूँ एंड इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी हिस्ट्री को डिलीट कर देंगे लैम्बर्ट 2 एंड इसको मैं और थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। ओके, और फिर अभी देखते हैं। ओके, सो कुछ इस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब अगर आप देखते हो ना तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शंस मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस है। और इसको अगर मैं पॉज कर दूँ यहाँ पे एंड इसको मिनिमाइज करते हैं तो ये जो हमने स्काईडोम लाइट सिलेक्ट क्रिएट किया है, स्काईडोम लाइट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। जैसे यहाँ पे इसका रिजोल्यूशन इम्पोर्टेंट होता है। जितना आपका फाइल का साइज़ है, जैसे 4000 पिक्सल्स वाइड यूज़ कर रहा हूँ मैं इस वक्त, 4K इमेज हमारा है, तो यहाँ पे है ना मैं इसको 4000 रखूँगा। ओके, सो रेंडर क्वालिटी के लिए ये बेटर रहेगा। यहाँ पे हमें यूज़ लाइट टेम्परेचर अगर यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे कलर्स हैं और उन सभी कलर का ब्लेंड हमें यहाँ पे डिफ्यूज में मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे कोई भी कलर टेम्परेचर यूज़ नहीं करूँगा। अगर आपको लग रहा है जो इससे शैडोज़ कास्ट हो रही है
वो शैडोज़ में नॉइज़ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं सैंपल्स को, ओके। और सेम चीज़ यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो हमारा जो की और फील लाइट है, उन दोनों लाइट्स में भी हमें यहाँ पर सैंपल्स को इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि हमने देखा था कि उसकी जो शैडो रेज़ है ना, उनमें नॉइज़ था, राइट। तो यहाँ पे हमने बेसिक कर लिया है इसका, इसको मैं वापस एक बार सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड बाकी अगर आपको इसको कैमरा में विजिबल नहीं करना है, देखो, तो मैं यहाँ से कैमरा की प्रॉपर्टीज़ को अगर बंद कर दूँ तो ये कैमरा में रेंडर करने के बाद विजिबल नहीं होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वैसे भी वो दिखने वाला नहीं है। ट्रांसमिशन में चाहिए या फिर डिफ्यूज़ से आपको इसको निकाल देना है, तो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कितना परसेंट आपको इसको रखना है, ओके। सो ये बेसिक्स है स्काई डोम लाइट का। अब अगर मैं यहाँ पे आके एक बार रेंडर करके देख लूँ, तो जो नॉइज़ हमें मिल रहा था शैडोज़ में, वो सारा नॉइज़ यहाँ से अभी हमने रिमूव कर दिया है, और एक क्लीन रेंडर हमें यहाँ मिल रहा है। मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, और पॉज करके ना, ये जो लाइटिंग सेटअप है, इस लाइटिंग सेटअप के साथ मैं सेटिस्फाइड हूँ। बस इसका जो इंटेंसिटी है, इसको मैं 1.5 कर देता हूँ, तो थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट इमिट करेगा हमारा स्काईडोम। एंड अब यहाँ से है ना, हम जाएंगे सीधा रेंडर सेटिंग्स में, क्योंकि ओवरऑल जो रेंडर में नॉइज़ है वो भी हमें सेट कर क्लियर करना होगा यहाँ से, ओके। और यहाँ बहुत हेवी रेंडर सेटिंग्स थी, इसीलिए हमारा रेंडर टाइम ज़्यादा हो रहा था, ओके। एंड अब अगर मैं इसको वापस बट अब अगर मैं इसको रेंडर करूंगा तो क्वालिटी भी थोड़ा सा लूज हो जाएगा यहाँ पे, ओके। लेकिन क्विक रेंडर होगा, ओके। सो यहाँ पे हमने एक बेसिक सा प्रोडक्ट लाइटिंग सेटअप कर लिया। अब इसके रेंडर सेटिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर रेंडर सेटिंग्स में आते हैं ना, तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये जो कैमरा के सैंपल्स है, ए सैंपल्स, जिसे हम एंटी एलियासिंग सैंपल्स भी कहते हैं, वो ग्लोबल मल्टीप्लायर होते हैं, ओके, इन सभी वैल्यूज़ के। और यहाँ पे ये 2 दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल कैमरा ए सैंपल्स जो है वो 4 है। दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, ओके। और यहाँ पे 4 का वैल्यू हमें मिल रहा है, और यहाँ पे डिफ्यूज़ हमने 2 रखा हुआ है, तो इस डिफ्यूज़ को भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो 4 हमें मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। तो डिफ्यूज सैंपल्स जो है वो हमारा 16 है। दैट मीन्स अगर मैं इस सैंपल को रैंडमली बढ़ा दूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 6 कैमरा ए सैंपल्स चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये 36 हो गए, और फिर 36 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 144। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कैमरा सैंपल्स जो है वो थोड़े से लो ही रखोगे। यूजुअली जो प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं वो कैमरा सैंपल्स 4 इनफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ, ओके। एंड यहाँ पे डिफ्यूज की वैल्यूज, अब हमें ये ध्यान में रखना होगा कि नॉइज़ किस चीज़ में आ रहा है, डिफ्यूज में आ रहा है, स्पेकुलर में आ रहा है, या फिर हमारे शैडो रेस से क्रिएट हो रहा है, या फिर एंटी एलियासिंग हमारा प्रॉपर नहीं है, उस वजह से नॉइज़ क्रिएट हो रहा है और जैगेड लाइन्स हमें आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस से पता चल जाती है कि कहाँ पर नॉइज़ किस वजह से नॉइज़ क्रिएट हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे है ना, मैं डिफ्यूज सैंपल्स को 1 कर देता हूँ टेम्पररी, एंड स्पेकुलर सैंपल्स को भी मैं 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे कैमरा सैंपल्स को 1 किया है हमने, एंड डिफ्यूज को भी मैं 1 कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे है ना, डिफ्यूज जो होता है वो एक्चुअली ग्लोबल इल्यूमिनेशन रेज हमें देता है, जितनी ज़्यादा ये हिट करेगा उतना ही ये बाउंस बैक भी करेगा, ओके। और अगर मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ ना और रेंडर करता हूँ इस वक्त, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही लो क्वालिटी में और नॉइज़ के साथ ये रेंडर हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको पॉज कर दूँ, ओके, एंड क्विकली अगर आपको डिफ्यूज़ करता क्या है ये अगर देखना है इनडायरेक्ट लाइटिंग में, तो अगर मैं यहाँ पे एओवीज में आ जाता हूँ, एंड एओवीज में आके यहाँ पे मैं डिफ्यूज़ को ले रहा हूँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों को, एंड इसको मैं ऐड कर लेता हूँ मेरे एक्टिव में, ओके। एंड मैं यहाँ पे स्पेक्युलर में आ रहा हूँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और इन दोनों को भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रेंडर करता हूँ ना, तो आपको चारों सेपरेट पासेस दिखाई दे जाएंगे, और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि डिफ्यूज़ कर क्या रहा है, ओके। सो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखो पासेस है, अगर मैं डिफ्यूज़ डायरेक्ट में आता हूँ तो ये मेरा डायरेक्ट लाइटिंग है डिफ्यूज़ का, ओके। जो भी हमने लाइट्स क्रिएट किए हैं, जो भी हमने स्काईडोम लाइट क्रिएट किया है, उससे जो लाइट इमिट हो रहा है वो डायरेक्टली जब हमारे सब्जेक्ट पे हिट हो रहा है, तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं डिफ्यूज़ के इनडायरेक्ट में आता हूँ,
तो ये जो दिख रहा है ये बाउंस बैक हो रहा है लाइट, ओके। और जितना ज़्यादा बाउंस बैक होगा उतना ही यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा। यहाँ देखो नॉइज़ है, उसका रीज़न है उसकी वैल्यू सिर्फ एक है। और यहाँ पे अगर मैं स्पेकुलर डायरेक्ट में आता हूँ तो ये स्पेकुलर का डायरेक्ट लाइटिंग है, और यहाँ से स्पेकुलर इनडायरेक्ट में जब आएंगे तो ये स्पेकुलर में जो लाइट हिट होके वापस आया है तो ये उसका स्पेकुलर का इनडायरेक्ट लाइटिंग है, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर रेंडर सेटिंग्स में आके इसकी वैल्यूज को चेंज कर दूँ वापस, इसको मैं अगर ज़ीरो कर दूँ और स्पेकुलर को भी ज़ीरो कर दूँ, ओके। और अगर मैं इसको वापस एक बार रेंडर करता हूँ तो मैं पहले तो ब्यूटी में आ जाता हूँ, इसको पॉज करेंगे एंड इसको रेंडर करेंगे। तो यहाँ पे बाउंस बैक होने के लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू है ही नहीं, तो उस वजह से क्या होगा, जो डिफ्यूज और स्पेक्युलर का इनडायरेक्ट है वो डार्क रहेगा, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ, ये देखो ये डायरेक्ट में तो हमें ऑब्वियसली वैल्यू मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ इनडायरेक्ट में आ जाता हूँ तो कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई बाउंस बैक होने की लाइट ही नहीं है। और स्पेकुलर में डायरेक्ट में तो है लेकिन इनडायरेक्ट में टोटली एम्प्टी है। सो अगर आप यहाँ से वैल्यूज़ को ज़ीरो कर देते हो तो आपको डिफ्यूज़ में इनडायरेक्ट में भी नहीं मिलेगा, ओके। जो डायरेक्ट लाइट है वो ऑब्वियसली मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 3 कर रहा हूँ इसको, स्पेकुलर को और डिफ्यूज़ को, और मैं वापस एक बार इसको रेंडर कर लेता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो अगर अब मैं फाइल सॉरी यहाँ से अगर डायरेक्ट देखते हैं डायरेक्ट लाइट, तो ये हमारा डायरेक्ट लाइट का आउटपुट है। एंड यहाँ से मैं अगर स्विच करता हूँ इनडायरेक्ट लाइट में तो ये हमारा इनडायरेक्ट लाइटिंग का डिफ्यूज का आउटपुट है, ओके। यहाँ पे जो नॉइज हमें दिखाई दे रहा है ये बिकॉज ऑफ द कैमरा सैंपल्स की वजह से, ओके। और यहाँ से अगर मैं इनडायरेक्ट में आता हूँ स्पेक्युलर के, तो ये हमारा इनडायरेक्ट लाइटिंग का आउटपुट है स्पेक्युलर का, ओके। सो और ये डायरेक्ट लाइटिंग है। सो यहाँ पे हमने वैल्यूज प्रॉपर रख ली है। अब मुझे यहाँ पे कैमरा सैंपल्स को भी इंक्रीज करना होगा। अगर मैं कैमरा सैंपल को सपोज 4 कर देता हूँ एंड 4 कर दिया, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 144, ओके। सो यहाँ पे 144 रेज हमारी यहाँ पे इन दोनों में मिल रही है, ओके। सो अब अगर मैं इसको रेंडर कर लूँ तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट फाइनल चाहिए वो मिल जाएगा। ये रेंडर होने देते हैं और रेंडर होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है इस कोक टिन का, ओके। अगर यहाँ हम देखते हैं ना तो ये काफ़ी प्रॉपरली इसका जो लाइटिंग सेटअप है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो की लाइट, फील लाइट एंड ड्रीम लाइट तीनों अपनी जगह पे परफेक्टली प्लेस्ड है। ड्रीम लाइट की वजह से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बैकग्राउंड से सेपरेट हमें दिखाई दे रहा है, ओके। एंड मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे हेवी हमने यूज़ नहीं किया और बेसिक मटेरियल डिस्कशन ही यहाँ पे आज हमने किया है। फ्यूचर लेसन्स में हम और ज़्यादा डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। और जो रेंडर सेटिंग्स है उसके बारे में हमें हमेशा याद रखना होगा कि ये जो कैमरा सैंपल्स होते हैं ये ग्लोबल मल्टीप्लायर होते हैं इन सभी के लिए, डिफ्यूज, स्पेकुलर, ट्रांसमिशन, एसएसएस एंड वॉल्यूम इनडायरेक्ट। और जो भी वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसका जो स्क्वायर रहेगा वो स्क्वायर यहाँ पे हमें जो टोटल सैंपल्स है उसमें मिलेगा, उसका स्क्वायर एंड डिफ्यूज का स्क्वायर, ये दोनों मिला के जो भी वैल्यू आएगा उतने रेज यहाँ पे पास होंगे, ओके। सो यहाँ पर रैंडम वैल्यूज नहीं बढ़ानी है। अगर हम रैंडम वैल्यूज बढ़ा देंगे ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंडर टाइम बढ़ जाएगा। और अगर आप लो कॉन्फ़िगर्ड मशीन पे काम कर रहे हो तो उसमें और ज़्यादा हेवी हो जाएगा रेंडर। सो वैल्यूज़ यूज़ करते हो संभल के करनी है और हमेशा याद रखना है कि नॉइज़ जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। वो कैमरा सैंपल्स की वजह से है या फिर वो नॉइज़ डिफ्यूज़ का है या फिर स्पेक्युलर का है या फिर जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं वो लाइट की जो शैडोज़ है वो शैडोज से हमें यहाँ पे नॉइज़ मिल रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए, ओके। सो वो प्रॉपर अगर हमें एक रीज़न पता चल जाएगा कि किस वजह से यहाँ पे नॉइज़ आ रहा है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता ही ना चले कि किस वजह से नॉइज़ आ रहा है और अगर हम सिर्फ रैंडमली वैल्यूज़ ही बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना है, थोड़ा सा इजीली पता चलता है, ओके। सो और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसके जो हमने पासेस यहाँ पे लगा के रखे, तो ये हमारे कोक का डिफ्यूज़ का पास है, ओके।
डायरेक्ट पास है और ये हमारे डिफ्यूज का इनडायरेक्ट पास है। ओके, यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये अब काफ़ी क्लीन है ना, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है, कहीं पे नॉइज़ नहीं है। और अगर मैं यहाँ इनडायरेक्ट स्पेकुलर के डायरेक्ट में आता हूँ तो ये मेरा डायरेक्ट स्पेकुलर पास है, जिसकी वजह से हमें सारे रिफ्लेक्शंस मिल रहे हैं। और इनडायरेक्ट पास में अगर हम देखते हैं तो ये इनडायरेक्ट पास है जो बाउंस लाइट से हमें मिल रहा है। ओके, और ये ओवरऑल हमारा आउटपुट है। ओके, सो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक बार करके देखो। और अगर आपको कुछ इश्यूज़ आते हैं तो वैसे मुझे कमेंट्स में लिखो, तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, आज की वीडियो में यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा डिटेल जाएंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनिमेशन एग्रीगेट को। ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की, लोग आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ओके, सो सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लाइटिंग।